हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का आरके हिंदी एकेडमिक्स पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 8, जो कि किससे संबंधित है? हिंदी नाटक से संबंधित है। इस यूनिट में आपके कुल 14 नाटक दिए गए हैं, जिसमें आपके भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, मोहन, राकेश, उपेंद्र नाथ, अस्क, धर्मवीर भारती अलग अलग नाटककार लगे हुए हैं और इनके नाटक इस यूनिट में दिए गए हैं। तो आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक इस यूनिट में हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक में पात्र कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण कथन कौन से हैं, इसमें कुल कितने अंक हैं, यह नाटक कब प्रकाशित हुआ था, इसके महत्वपूर्ण कथन कौन से हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी कुछ आपको इस एक वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। अगर ध्रुव स्वामिनी नाटक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो। साथ साथ पेन कॉपी भी साथ रखना, जहां पर आपको ये लगता है कि हाँ मेरे को ये पॉइंट, ये कथन मुझे नहीं पता, तो तुरंत उसको क्या है, नोट कर लेना है। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आपको साथ साथ चलना है। एक समय पर जब आप देखोगे कि अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हो और कुछ टाइम के बाद जब आप अपने नोट्सों को देखते हो तो अपने आप ही खुशी होती है कि देखो मैंने मतलब इतने नोट्स मेरे बन गए हैं। और लास्ट में जब एग्जाम आपका समीप आ जाता है, 4 या 5 दिन रहते हैं, तब आपकी ये नोट्स आपके लिए रामबाण का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी। सबसे पहले तो आप कोई भी विधा पढ़ते हो, आप नाटक पढ़ते हो, जीवनी पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, तो सबसे पहले जो नाटककार है, कहानीकार है, निबंधकार है, जिसने भी जो भी विधा लिखी है उसका प्रकाशन वर्ष, साथ उसका जन्म वर्ष और साथ में उसका प्रकाशन वर्ष आपको जरूर याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पहले से बाद के क्रम में ये जो कवि है, लेखक है, इनको क्रम से लगाइए या फिर पहले से बाद के क्रम में इनकी रचनाओं को क्रम से लगाना है। और जयशंकर प्रसाद से तो आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो एसटेट, टीजीटी, पीजीटी हो, चाहे वो डीट प्लस भी हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो। जयशंकर प्रसाद छायावाद के महत्वपूर्ण बरहत्तरी में स्थान रखते हैं और जयशंकर प्रसाद से कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। तो बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। प्रसाद युग को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जो प्रसाद युग था, इसको हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। वैसे तो हमारा जो हिंदी साहित्य है उसका स्वर्ण युग किसको कहा गया? भक्ति काल को कहा गया है। लेकिन आधुनिक युग में ध्यान रखना है, अगर आधुनिक युग आता है तो छायावाद जो युग है या प्रसाद युग है उसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद क्या थे? एक ऐतिहासिक नाटककार थे। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रसाद जी कैसे नाटक थे? सामाजिक थे, राजनीतिक कार थे, ऐतिहासिक थे, या फिर और अन्य कोई ऑप्शन में दे देगा। तो ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका प्रथम नाटक 1910 में सज्जन नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है? सज्जन। कब आया था? 1910 में। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं सज्जन 1910 में, जिसकी कथा महाभारत से ली गई है। कल्याणी परिणय 1912 में, कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त की कथा है। करुणालय कब आया था? 1912 में ये करुणालय आया था। ये जयशंकर प्रसाद के नाटक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को हमेशा एग्जामिनर पहले से बाद के क्रम में पूछता है, या फिर इनका एक नाटक उठाकर पूछता है और पूछता है कि इसकी विधा, मतलब ये इसकी विधा क्या है या फिर इसकी विषय वस्तु क्या है। ध्यान से वीडियो को देखना है। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा बताया? सज्जन। कथा कहाँ की है? महाभारत से ली गई है। कल्याणी परिणय कब आया था? 1912 में आया था। करुणालय 1912 में। प्रायश्चित 1913 में आया था। इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण चक्कर के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में। इसके बाद आता है आजाद शत्रु, आता है 1922 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, सकंदगुप्त 1928, एक घूट 1930। एक घूट जो है इनकी एकांकी भी मानी जाती है। चंद्रगुप्त 1931 और लास्ट का इसका नाटक बताया जाता है ध्रुव स्वामी, जो 1933 में आया था। और इसी नाटक की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे।
प्रसाद पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। व्यक्तित्व स्वतंत्रता काल और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता थी। ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसके बारे में कहा है? जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में कहा है। जो जयशंकर प्रसाद के नाटक, उनके जो पात्र हैं, उनके बारे में बच्चन सिंह ये बातें बोलते हैं। बात करें ध्रुव स्वामिनी की, तो ध्रुव स्वामिनी 1933 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। इसमें कुल 3 अंक हैं और इसमें गीतों की संख्या कितनी है? 4 है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो फिर इनके अंक पूछता है या फिर इनके गीत पूछता है। गीत भी फिर कैसे पूछता है कि कौन से अंक में कौन सा गीत है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि डीप लेवल का आपका अब एग्जाम बनता है, तो एग्जाम पैटर्न को बदलते हुए उसी प्रकार मैंने ये पीपीटी तैयार की है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक है? 3 अंक है। अगर दृश्य पूछा जाए तो भी कितने कहोगे आप? 3 दृश्य है। क्यों है? क्योंकि तीनों अंकों में सिर्फ एक दृश्य देखने को मिलेगा। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंक कितने हैं? 3। दृश्य कितने हैं? 3। और गीतों की संख्या कितनी है? 4 इसमें गीत आते हैं। पहला और जो दूसरा अंक है, सिर्फ इसी में गीत है। तीसरा अंक या दृश्य है, उसमें कोई भी गीत नहीं है। इस नाटक को लिखने का उद्देश्य स्त्री सम्मान की रक्षा इस नाटक के केंद्र में है। पूछ लिया जाए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक को लिखने के पीछे जयशंकर प्रसाद जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? स्त्री सम्मान की रक्षा करना। क्योंकि ध्रुव स्वामिनी नाटक जब आप पढ़ोगे तो इसमें ध्रुव स्वामिनी जो है वो रामगुप्त की पत्नी है, लेकिन रामगुप्त क्या करता है? इसको उपहार के रूप में सकराज भी कर लेता है। कुछ इस तरह से इसमें दिखाया गया, लेकिन ध्रुव स्वामिनी स्वयं क्या करती है? इसमें अपनी रक्षा करती है, यानी कि स्त्री सम्मान की रक्षा इस नाटक में दिखाई गई है। और तलाक तथा पुनर्विवाह का समर्थन इस नाटक में दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि रामगुप्त से क्या करती है ध्रुव स्वामिनी? तलाक लेती है। और पुनर्विवाह फिर किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त के साथ इसका पुनर्विवाह होता है। वैसे ध्रुव स्वामिनी प्रेम किससे करती थी? चंद्रगुप्त से करती है। तो रामगुप्त के साथ जब विवाह होता है, तो जब उसको उपहार में सकराज के साथ रामगुप्त संधि कर लेता है, तब ध्रुव स्वामिनी अपने सम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। तलाक तथा पुनर्विवाह का समर्थन इस नाटक में दिखाया गया है। फिर इसके पात्र आते हैं। कौन कौन से पात्र हैं? पात्र सबसे पहले आता है रामगुप्त, चंद्रगुप्त। रामगुप्त और चंद्रगुप्त क्या है? आपस में भाई हैं। और मंदाकिनी क्या है? रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। इनका रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त जो थे, उनकी उसके 2 पुत्र थे, एक तो थे रामगुप्त और एक थे चंद्रगुप्त। जो रामगुप्त थे वो क्या थे? अयोग्य शासक थे, यानी कि हमेशा विलासिता की क्या थी? इसकी प्रवृत्ति थी। और पहले क्या होता था कि राजा महाराजा, यानी कि जो बड़ा पुत्र होता था वही क्या होता था? गद्दी का उत्तराधिकारी होता था। तो समुद्रगुप्त किसको उत्तराधिकारी बनाते हैं? रामगुप्त को। लेकिन रामगुप्त क्या है? एक अयोग्य शासक है। लास्ट में इस नाटक में इसकी मृत्यु भी दिखाई गई है। तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त क्या है? भाई है। और मंदाकिनी क्या है? इनकी बहन है। मिहिरदेव, कोमा, खिंगिल, सकराज, पुरोहित, शिखर स्वामी, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा, नर्तदासी, प्रतिहारी, शक, सामंत, ये क्या है? इसमें पात्र हैं। जो ये छोटे छोटे मुख्य गौण पात्र हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर इन गौण पात्रों को उठा रहा है। कोमा और मिहिरदेव का क्या है? आपस में कोमा मिहिरदेव को पिता तुल्य मानती है। ध्यान रखना है। कोमा और मिहिरदेव का क्या है संबंध है? इसमें कोमा मिहिरदेव को अपने पिता के समान मानती है। और कोमा प्रेम किससे करती है? सकराज से क्या करती है? कोमा प्रेम करती है। ये भी ध्यान रखना है। मिहिरदेव को तो किसके समान मानती है? पिता के समान मानती है। लेकिन प्रेम किससे करती है? ये सकराज से क्या करती है? प्रेम करती है। शिखर स्वामी, शिखर स्वामी भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पात्र है। कुबड़ा, बोना और हिजड़ा, ये तीनों पात्र भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हिजड़ा जो है वो अपने आप को नरवधु की क्या कहता है? अपने आप को यहाँ पर कन्या कहता है। और कुबड़ा और जो बोना है इस नाटक में, ये दिग्विजय, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? कि दिग्विजय नाम का नाटक आता है, उसमें ये खेलते हैं। नर्तदासी है, प्रतिहारी और शक सामंत क्या है? इसके महत्वपूर्ण पात्र है। सभी पात्र आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? स्त्री पात्र कौन कौन सी है? इसमें मंदाकिनी है, एक ध्रुव स्वामिनी है और एक कोमा है। ये 3 क्या है? इसमें स्त्री पात्र हैं। ये भी ध्यान रखना है। कौन कौन सी स्त्री पात्र है? इसमें ध्रुव स्वामिनी है, कोमा है और मंदाकिनी है। ध्रुव स्वामिनी किसकी पत्नी है? रामगुप्त की पत्नी है। फिर रामगुप्त से मतलब तलाक लेती है। फिर पुनर्विवाह किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त के साथ होता है। मंदाकिनी कौन है? रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। और कोमा कौन है? मिहिरदेव मतलब इसको अपनी बेटे के समान मानते हैं। और कोमा किससे प्रेम करती है? सकराज से प्रेम करती है।
ये सब आपको ध्यान रखना क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब डॉक्टर बच्चन सिंह ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में क्या बोलते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक, ध्रुव स्वामिनी उनका नवीन नाटक प्रयोग है। विषय वस्तु इतिहास आश्रित है पर दृष्टिकोण नया है। दृष्टिकोण के नवीनता के कारण इसकी नाटक संरचना पूर्ववर्ती नाटकों से भिन्न हो गई है। वह एक प्रकार का समस्या नाटक का ठीक ठाक पाश्चात्य ढंग का समस्या नाटक नहीं, पूर्ववर्ती नाटक सब जनतावादी है तो ध्रुव स्वामिनी आधार रोमांटिक और आधा यथार्थवादी है। इसे नाटक की यथार्थता में अभिवृद्धि हुई है। संस्कृत के देवी चंद्रगुप्त नाटक, राखलदास के उपन्यास ध्रुवा और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के ध्रुव स्वामिनी नाटक से अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हुए यह नया और मौलिक है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में क्या बोला है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि ये समस्या नाटक है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, पाश्चात्य जो समस्या है उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि जयशंकर प्रसाद के ऊपर ज्यादातर आरोप लगाया जाता है। आलोचक मानते हैं कि जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं उनके ऊपर पाश्चात्य दृष्टिकोण का प्रभाव है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक थे, इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो बड़े बड़े नाटक है, नाटक खेलने के उद्देश्य से नहीं है। इसीलिए तो जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं अपने नाटकों के बारे में कि रंगमंच नाटक के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि नाटक क्या होना चाहिए, रंगमंच के अनुसार होना चाहिए। ये कुछ बातें कौन बोलते हैं? जयशंकर प्रसाद स्वयं अपने नाटकों के बारे में बोलते हैं। जब आलोचक मतलब आवाज उठाते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों के ऊपर कि ये तो इतने बड़े बड़े नाटक लिख देते हैं, ऐतिहासिक इनके नाटक रहे हैं जिसमें युद्ध के लिए उस तरह के उस समय के हथियार भी होने चाहिए, उस तरह की वेशभूषा भी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि इनके नाटकों में भर भर कर पात्र रखे गए हैं, तो इसलिए इतने सारे पात्रों को स्टेज के ऊपर मतलब परफॉर्मेंस करवाना मुश्किल काम है। तो इस कारण जयशंकर प्रसाद के नाटक क्या है, इनके ऊपर पाश्चात्य दृष्टिकोण का प्रभाव देखने को मिलता है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में फिर क्या कहते हैं कि ध्रुव स्वामिनी आधा रोमांटिक और आधा क्या है, यथार्थवादी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसके बारे में ये किसने कहा है कि ये आधा रोमांटिक और आधा यथार्थवादी है? तो किसने कहा है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। फिर आगे ये क्या लिखते हैं कि संस्कृत के देवी चंद्रगुप्तम, यानी कि जो विशाखदत्त है संस्कृत में, उनका नाटक है देवी चंद्रगुप्त। और राखलदास बनर्जी का उपन्यास कौन सा है? ध्रुवा। और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का है ध्रुव स्वामिनी। जब आप क्या पढ़ते हो, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की बुक पढ़ते हो, तो वहां पर क्या दिया गया है, कै और माँ करके वहां पर दिया गया। तो पूरा नाम क्या है इसका? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ध्रुव स्वामिनी नाटक से अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हुए यह नया और मौलिक है। आगे चलते हैं, क्या बताया गया कि रामचंद्र तिवारी अब क्या कहते हैं इस नाटक के बारे में कि ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया। रामगुप्त साम्राज्य का सम्राट है, ध्रुव स्वामिनी उसके साम्राज्ञी है। यहाँ पर साम्राज्ञी आएगा। रामगुप्त हतवीर्य है, ध्रुव स्वामिनी से चंद्रगुप्त का गुप्त प्रेम है। सकराज रामगुप्त की शक्तिहीनता से परिचित है, वह संधि की शर्त में महादेवी की मांग करता है। मंत्री शिखर स्वामी संधि की शर्त प्रकट करता है, रामगुप्त सहमत हो जाता है। चंद्रगुप्त वंश मर्यादा की रक्षा के लिए इस शर्त का विरोध करता है। ध्रुव स्वामिनी के साथ वह स्वयं स्त्री वेश में सकराज के शिविर में जाता है। ध्यान रखना है कि ध्रुव स्वामिनी के साथ चंद्रगुप्त किस रूप में, किस वेश में जाता है? स्त्री के वेश में जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जहां पर बच्चे की नजर नहीं जाती वहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अवसर देखकर उसका वध करता है। किसका वध करता है? सकराज का। रामगुप्त छल से चंद्रगुप्त को मारना चाहता था, किंतु एक सामंत कुमार के हाथों उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में सकराज की हत्या कौन करता है? तो कौन करता है? चंद्रगुप्त करता है। किस वेश में करता है? स्त्री वेश में करता है। लेकिन रामगुप्त जो है छल से किसको मारना चाहता है? चंद्रगुप्त को। लेकिन रामगुप्त की हत्या कौन करता है? एक सामंत कुमार क्या करता है? रामगुप्त की हत्या कर देता है। चंद्रगुप्त सम्राट बनता है और ध्रुव स्वामिनी क्या बनती है? महादेवी। ये महादेवी वर्ड भी आपको याद रखना है। महादेवी, ध्रुव स्वामिनी क्या बनती है? महादेवी बनती है। और सम्राट कौन बनता है? चंद्रगुप्त सम्राट बनता है। अब जो प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक है, इसमें कुछ दृश्य दिए गए। दृश्य का मतलब क्या है कि वहां शिविर है या फिर पर्वतमाला है, क्या क्या उसमें दिखाया गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम अंक में क्या बताया गया है? शिविर का पिछला भाग जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है, शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है। प्राचीर का अर्थ क्या होता है? दीवार। जिससे सटा हुआ चंद्राता पर टेंगा है
मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रा तप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सवेती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। तो किसकी लता बताई है? यहाँ पर सवेती की लता बताई है जो छोटा सा झुरमुट बना रही है। और इसी अंक में, इसी दृश्य में क्या आते हैं? 2 गीत आते हैं। पहला गीत, दोनों गीत किसके हैं? ये मंदाकिनी के। और मंदाकिनी कौन है? रामगुप्त और चंद्रगुप्त की क्या है? बहन है। मंदाकिनी कौन कौन से गीत गाती है? यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकन वीनमर अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। तो यह कसक अरे आंसू सहजा किसका गीत है? मंदाकिनी का गीत है। किस नाटक से है? ध्रुवस्वामिनी नाटक से है। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। ये भी किसका गीत है? ये भी मंदाकिनी का गीत है। तो पहले अंक में मंदाकिनी के कितने गीत आते हैं? 2 गीत आते हैं। यह कसक आंसू सहजा और दूसरा क्या है? पैरों के नीचे जलधर हो। याद कैसे रखोगे? कि जैसे मंदे मंदे पैरों से चलने के कारण क्या आ गए? हमारी आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी ट्रिक बनाओ, कहने का मतलब है कि आपको ये याद करने पड़ेंगे कि मंदाकिनी के कौन से गीत है। 2 गीत आए हैं। यह कसक अरे आंसू सहजा और दूसरा क्या है? पैरों के नीचे जलधर हो। गीत किसका है? ये गीत है मंदाकिनी का। कितने गीत आए हैं? 2 गीत पहले अंक में मंदाकिनी के आए हैं। दूसरा अंक, अब दूसरे अंक का दृश्य क्या है कि एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई को सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए, तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह जिसके दोनों ओर क्यारियां, उसमें 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं। इसमें कोमा का महत्वपूर्ण गीत आता है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूट भर पी लूं जो रस तू है लाया। तो कोमा का एक ही गीत है इसमें कि यौवन तेरी चंचल छाया। किसका गीत है? कोमा का। एक गीत और आता है इसमें, कौन गाती है? ये नर्तकियां गाती हैं कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। ये कौन गाती है? ये नर्तकियां ये गीत गाती हैं। तो 2 गीत किसके आए हैं? मंदाकिनी के आए हैं। एक गीत किसका है? कोमा का आया है। और एक गीत किसका है? अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। ये किसका है? नर्तकियों का है। तो गीत कितने हैं? 4 गीत इस नाटक में। पहले अंक में भी 2 गीत है और दूसरे अंक में भी कितने गीत हैं? 2 गीत हैं। तीसरा दृश्य क्या है कि शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली और एक पर ध्रुवस्वामिनी पाद पीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। कोलाहल यानी कि क्या हो रहा है? शोर हो रहा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मैंने ध्रुवस्वामिनी नाटक में मतलब कितने अंक हैं, उन अंकों का में दृश्य है जो उसमें क्या कुछ दिया गया है, गीत कितने हैं और जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से नाटक है, सभी मैंने आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। इस नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियां मैं आपके लिए अगली वीडियो लेक्चर में लेकर आऊंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और यूं ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।